Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज़ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिक सप्लाई, जो कि आपके एग्ज़ाम DSS पीजी इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में कवर करेंगे सप्लाई एंड सप्लाई के डिटरमिनेंट, साथ ही साथ स्टॉक एंड सप्लाई के बीच डिफरेंस क्या होता है आज हम देखेंगे। इसका हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व क्या होता है। देन देखेंगे टाइम पीरियड एंड रिजर्वेशन प्राइस का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व के बीच क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलास्टिक सप्लाई क्या होता है। देन एट द एंड ऑफ द क्लास हम कवर करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं आपके एग्जाम में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे सप्लाई के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला है सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी। इट मीन्स सप्लाई एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी है। इट मीन्स कि सप्लायर या प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है उसको हम सप्लाई कहेंगे, ना कि कितना एक्चुअल में बेचा गया उसको। सो बेसिकली सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी, कितना बेचना चाहता है सप्लायर एक पर्टिकुलर प्राइस पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सप्लाई को हमेशा एक प्राइस के रेफरेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। विदाउट प्राइस हम सप्लाई नहीं कह सकते। तीसरा है आपका सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल। इट मीन्स सप्लाई refers to amount which a producer willing to sell। सप्लाई अमाउंट ऑफ गुड है जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंतराल में। वो टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, एक वन डे भी हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर मंथ और पर ईयर हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे हमने आपने तीन चीज़ें देखी कि पहला सप्लाई आपका डिज़ायर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल सेल नहीं है। सप्लाई डिज़ायर्ड क्वांटिटी मीन्स कि सप्लाई कितना करना चाहता है प्रोड्यूसर, विलिंग कितना है, डेट इज कॉल्ड सप्लाई, नॉट एक्चुअल सेल। दूसरा कि सप्लाई को हमेशा प्राइस के रेफरेंस में आप एक्सप्रेस करेंगे। तीसरा सप्लाई आपका फ्लो वेरिएबल है। इट मीन्स सप्लाई को आप मेज़र करेंगे टाइम के रेफरेंस में। टाइम आप कुछ हो सकता है, पर ईयर, पर मंथ, पर वीक या पर डे। नीचे आप दो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 200 कार विल बी सप्लाइड, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एट अ प्राइस ऑफ 10 लैक्स 200 कार विल सप्लाइड पर डे बाय द कार डीलर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो सप्लाई का स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लाई हमेशा आपका प्राइस के रेफरेंस में और एक टाइम पीरियड के अंतराल में देखा जाता है। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर प्राइस की बात नहीं की गई है और साथ ही साथ आपका टाइम की कोई बात नहीं की गई है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 आपका जो है वो सप्लाई स्टेटमेंट नहीं है। वही दूसरी तरफ स्टेटमेंट 2 जो है वो कह रहा है कि प्राइस आपका 10 लाख है, इस प्राइस पे कार डीलर 200 कार बेचने को विलिंग है, सप्लाई करने को विलिंग है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें देखने को मिली। आपको प्राइस भी देखने को मिल रहा है, प्राइस का रेफरेंस भी है यहाँ पे टाइम रेफरेंस भी है। देन यहाँ पे आपका कितना विलिंग है वो भी रेफरेंस है, वो भी दिया गया है कितना विलिंग है सप्लायर सप्लाई करने का पर्टिकुलर प्राइस है ड्यूरिंग पर डे। इट मीन्स स्टेटमेंट 2 जो आपका है वो आपका सप्लाई स्टेटमेंट है। और यहाँ पे सप्लाई आपकी दो टाइप्स की होती है। पहली आपकी होगी इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी आपकी होगी मार्केट और इंडस्ट्री सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक इंडिविजुअल सप्लायर विलिंग है सप्लाई करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वही दूसरी तरफ आपका मार्केट सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई वो हो गया कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that will be supplied by the all the producer in the market at a particular price during a specific period of time। सो सिंपल डिफरेंस है। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब कि एक सिंगल सप्लायर कितना सप्लाई करने को विलिंग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड मार्केट सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई क्या आता है कि सारे प्रोड्यूसर या सप्लायर जो मार्केट में अवेलेबल है वो कितना विलिंग है कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ
स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था आपका सप्लाई का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, कि स्टॉक का मतलब और सप्लाई का मतलब क्या होता है, इसके बीच दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। स्टॉक का मतलब क्या हुआ, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसको हम पोटेंशियल सप्लाई और इंटेंडेड सप्लाई भी बोलते हैं। और द अदर हैंड सप्लाई, सप्लाई क्या है, सप्लाई स्टॉक का वो हिस्सा है जो प्रोड्यूसर विलिंग है मार्केट में बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सप्लाई। तो एग्जांपल तौर पे ट्रेडर के पास स्टॉक है फूड ग्रेन का, डेट्स कॉल्ड स्टॉक। इसके बाद कितना फूड ग्रेन रखा हुआ स्टॉक के अंदर उसको स्टॉक बोलेंगे। सप्लाई जो है उस स्टॉक का एक हिस्सा है जो ट्रेडर विलिंग है एट पर्टिकुलर प्राइस पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे मार्केट में बेचने के लिए ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या देखा कि स्टॉक आपका एक ब्रॉडर टर्म है, इसका एक हिस्सा है छोटा सप्लाई। स्टॉक जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2020 को क्या स्टॉक है फूड ग्रेन का, वो आपका स्टॉक हुआ है। सप्लाई जो होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। सप्लाई मीन्स कि पूरा महीने में कितनी सप्लाई की गई। तो टाइम डायमेंशन की बेसिस हम बोलेंगे स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, सप्लाई जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, या डिटरमिनेंट्स कौन कौन से सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, रोल प्ले करता है किसी गुड की सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए। अगर प्राइस किसी गुड का ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगी। आपका इनपुट प्राइसेस, अगर इनपुट प्राइस बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन आपका प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, उसकी सप्लाई गुड की कम हो जाएगी। और जैसे ही इनपुट प्राइसेस कम होंगे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और सप्लायर उस गुड्स का प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ा देगा। तो इनपुट प्राइसेस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे अपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप है। अगला है पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, किसी गुड का सप्लाई और प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड्स के बीच में आपका अपोजिट रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल अगर दो गुड्स है, प्रोड्यूसर पास गुड ए और गुड बी, दोनों एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। अगर लेट्स सपोज कि गुड बी का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड ए का प्रोडक्शन कम कर देगा और गुड बी का प्रोडक्शन वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड बी के प्राइस बढ़ने से गुड ए का जो प्रोडक्शन कम हो गया, इट मीन्स का सप्लाई भी कम हो गया। सो जैसे ही सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई जो होगा रिलेटेड गुड्स का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशन देखने मिलेगा सब्सिट्यूट गुड के प्राइस और दूसरे गुड्स के सप्लाई के बीच में। अगला आपका है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन टेक्निक आपकी इंप्रूव होगी प्रोड्यूसर और एफिशिएंटली गुड्स प्रोड्यूस कर सकेगा, जिसके कारण से उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और उसका सप्लाई गुड का बढ़ जाएगा। सो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के कारण कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी और सप्लाई उसका बढ़ जाएगा। अगला आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। इन केस ऑफ मोनोपोली, जब मार्केट में सिर्फ एक ही सप्लायर है,
एक ही प्रोड्यूसर है जो गुड्स प्रोड्यूस करके सप्लाई करता है, उस केस में वो प्रोडक्शन उसकी कम ही रखता है ताकि उसकी प्राइस वो मार्केट में ज़्यादा चार्ज कर सके। तो जब भी मोनोपोली केस में अगर सप्लाई आपको हमेशा कम देखने मिलता है, वही अगर मार्केट में कंपटीशन है तो उस केस में उस मार्केट में आपको सप्लायर ज़्यादा को देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के बीच कंपटीशन होता है ज़्यादा बेचने का। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट अगर टैक्स टैक्स लगा देती है प्रोडक्शन के ऊपर, उससे क्या होता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन जो है सप्लायर का वो कम होता है, और उस वजह से वो अपनी सप्लाई कम कर देता है। अगर टैक्स कम कर दिया जाए गुड्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, या सब्सिडी दी जाए, उसके कारण क्या होता है, कॉस्ट आपका कम पड़ हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, सप्लाई कब बढ़ेगी सब कब घटेगी वो डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है सप्लायर को, तो वो सप्लायर उस गुड का सप्लाई, प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ा देगा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है किसी गुड के ऊपर, तो उस गुड का सप्लाई या प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा। तो आपको डिटरमिनेंट का इम्पैक्ट पहले देखना है, प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद आपको इम्पैक्ट चेक करना है उसका सप्लाई पे, कि सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी। आपका है अगला है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। अब प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में जाके उससे गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो करंट टाइम पे क्या करेगा, अपने गुड्स की सप्लाई वो कम कर देगा, ताकि आने वाले समय में वो हायर प्राइस पे अपने गुड्स बेच सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो जब भी उसको लगता है कि प्रॉफिट बढ़ेगा आगे जाके, आज की सप्लाई कम करेगा। वही जब भी उसको लगता है कि प्राइस आगे जाके कम होने वाले हैं, तो आज की सप्लाई बढ़ा देगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। आपका अगला है नेचुरल फैक्टर्स। बेसिकली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है, वो मोस्टली डिपेंडेंट है आपका नेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। अगर वेदर अच्छा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर क्लाइमेट ठीक नहीं है, कुछ फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, उस केस में क्या प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, उसकी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। तो नेचुरल फैक्टर्स भी है, वो भी गुड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बेसिकली जनरली उनके फैक्टर्स को उसके सप्लाई को वो इम्पैक्ट करता है। तो ये था आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अगला टॉपिक आपका है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी उस कमोडिटी के क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है जब हम अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब कि अभी आपने देखा कि 8 से 10 फैक्टर्स हमने पढ़े सप्लाई के, उसमें से एक पहला फैक्टर था आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, और उसके अलावा हमने काफ़ी सारे 8 या 9 फैक्टर्स और पढ़े। जब हम प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद गुड्स के प्राइस और उससे सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इट मीन्स जैसे प्राइस बढ़ेगा गुड का, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगी। ये कब पॉसिबल है, जब अदर फैक्टर्स जो है सप्लाई के, जैसे कि आपका इनपुट प्राइजेस, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, सब्सिडीज, ये सब फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहे, तब आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ये आपका लॉ सप्लाई कहता है। एक चीज़ और, लॉ, ये जो लॉ है वो आपका बेस है अजम्पशन ऑफ सेट्रिस पैरेबिस। सेट्रिस पैरेबिस का मतलब ही होता है ऑल द अदर फैक्टर्स सच ए इनपुट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई को हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं दो तरीके से, जिसको हम, पहला है आपका सप्लाई शेड्यूल, दूसरा आपका सप्लाई कर्व। ये हम आने वाले स्लाइड पर आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि लॉ सप्लाई कहता है कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इफ वी कीप अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई कांस्टेंट। अब
ऐसा क्यों है, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है प्राइस और सप्लाई के बीच में? जब अदर फैक्टर सप्लाई हम कांस्टेंट रखते हैं, उसके कारण नीचे दिए हुए हैं। पहला आपका है प्रॉफिट इंसेंटिव। प्रॉफिट आपका होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, अगर आपका कॉस्ट कांस्टेंट है तो। इसलिए सप्लायर जो है अपनी सप्लाई गुड्स की बढ़ा देगा। वही अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो वो अपने सप्लायर्स गुड का कम कर देगा। इस वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई के बीच में। अगला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सके। इस वजह से अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा, तभी जाके वो सप्लाई बढ़ाएगा। अगला है एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर्स। जैसी प्राइस बढ़ेगा किसी गुड्स का मार्केट के अंदर, वो नए प्रोड्यूसर को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स इन दी मार्केट। इट मीन्स प्राइस बढ़ा किसी गुड का, उस गुड पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो नए जो प्रोड्यूसर है वो अट्रैक्ट होंगे और वो मार्केट में एंटर करेंगे और सप्लाई आपकी बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, आपका अट्रैक्ट किया न्यू प्रोड्यूसर्स को, और आपका सप्लाई बढ़ गया। तो ये आपके तीन कारण थे जिसके कारण से आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि लॉ ऑफ सप्लाई जो कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इफ वी कीप अदर फैक्टर सप्लाई कांस्टेंट। उसको हम दो तरीकों से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। पहला आपका सप्लाई शेड्यूल है, दूसरा आपका सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है various quantity of a commodity that producer are willing to offer for sale at different prices of a given period of time। एक दिए समय अंतराल में अलग अलग प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए बाय सप्लायर और बाय प्रोड्यूसर, वो जब एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। ये आपके दो टाइप की होती है, पहला आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो कितना विलिंग है किसी गुड्स के क्वांटिटी को बेचने के लिए एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, वो यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेबल वन पर आप देख सकते हैं कि गुड एक्स की क्वांटिटी कितना विलिंग है प्रोड्यूसर एट डिफरेंट प्राइजेस, वो यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल जब प्राइस आपका 10 रुपये है उस केस में 5,000 केजी वो विलिंग है सप्लाई करने के लिए। जैसे प्राइस बढ़ता है 10 से 15, वो अपनी सप्लाई जो विलिंग है वो 5 से 10 तक बढ़ा देता है। इसी प्रकार जैसे प्राइस 30 तक बढ़ता है वो अपनी सप्लाई जो है क्वांटिटी जो सप्लाई विलिंग है बेचने के लिए उसको 35,000 तक बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर के द्वारा, एक सिंगल प्रोड्यूसर के द्वारा, वो भी बढ़ रहा है। दूसरा आपका है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है? वो शो करता है कि जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर है किसी गुड के, वो कितना क्वांटिटी इन टोटल विलिंग है सप्लाई करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेट्स से कि मार्केट में दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, जो गुड एक्स सप्लाई करती है एट प्राइस 10। सप्लायर ए जो है वो 5,000 केजी विलिंग है सप्लाई करने के लिए। उसी प्राइस पे फर्म बी जो है वो 4,000 केजी विलिंग है सप्लाई करने के लिए पर मंथ। तो टोटल यहाँ पे कितना सप्लाई हुआ मार्केट में एट प्राइस 10, दैट इज 9,000 केजी। इसी प्रकार आपने हर पॉइंट्स पे हर प्राइस पे
मार्केट सप्लाई कितना है वो आपने फाइंड आउट किया। एक चीज़ यहाँ रखिएगा, मार्केट सप्लाई निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल जो सप्लायर है वो कितनी क्वांटिटी विलिंग है सप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्राइजेस, आपको सारे ऐड ऑन करेंगे तब आपको आप जाके मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। एग्जांपल तौर पे 10 पे 5,000 विलिंग था फर्म में, 4,000 विलिंग था फर्म भी, टोटल आपका 9,000 हुआ। वही प्राइस 20 पे फर्म में विलिंग है 14,000 केजी सप्लाई करने के लिए, फर्म भी विलिंग है 11,000 केजी सप्लाई करने के लिए, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना हुआ 25,000 केजी मार्केट सप्लाई एट प्राइस 20। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट सप्लाई निकालने आपको इंडिविजुअल सप्लाई आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी हर एक सिंगल प्राइस पे। अगला आपका है सप्लाई कर्व। ये दूसरा तरीका है लॉ सप्लाई को इलस्ट्रेट करने का। पहला था आपका सप्लाई शेड्यूल, नेक्स्ट है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल का। तो आपने देखा पिछले स्लाइड में, सप्लाई शेड्यूल का जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व मिलेगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। ये भी दो प्रकार की होती है, पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा आपका मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है कि एक सिंगल प्रोड्यूसर कितना विलिंग है एक सिंगल प्रोड्यूसर कितना अमाउंट विलिंग है सप्लाई करने के लिए एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम प्लॉट करेंगे उस डेटा को ग्राफ पे तो आपको मिलेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वही मार्केट सप्लाई कर्व क्या कहता है? मार्केट सप्लाई कर्व कहता है आपका कि मार्केट में जो टोटल सप्लायर है वो टोटल कितना क्वांटिटी विलिंग है सप्लाई करने के लिए एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई का, जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ पे, ये ग्राफ पैराग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि फर्म ए जो सिंगल सप्लायर है गुड एक्स का, वो एट डिफरेंट प्राइजेस कितना सप्लाई करना विलिंग है। सिंस यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपका क्वांटिटी सप्लाई भी जो फर्म के द्वारा वो बढ़ रही है। वही मार्केट सप्लाई का कहता है कि टोटल मार्केट में कितना सप्लाई होगा उस गुड का एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स से कि यहाँ पे दो प्रोड्यूसर है फर्म ए एंड फर्म बी इन मार्केट फॉर अ गुड एक्स। फर्म बी का ग्राफ यहाँ गिवन है, फर्म बी का इंडिविजुअल ग्राफ जो है सप्लाई का यहाँ गिवन है। जब इन दोनों का ऐड ऑन करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है, मार्केट सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल summation of individual supply curve, individual supply curve. It means at particular price, let's say P1 प्राइस पे फर्म A1 अमाउंट विलिंग है सप्लाई करने के लिए, फर्म बी A2 अमाउंट विलिंग है सप्लाई करने के लिए। तो टोटल सप्लाई क्या हुआ P1 पे सप्लाई टोटल हुआ A1 प्लस A2, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। सेम P2 पे फर्म ए विलिंग है B1 सप्लाई करने के लिए, फर्म बी विलिंग है B2 सप्लाई करने के लिए। सो फर्म मार्केट सप्लाई एट प्राइस P2 क्या हुआ, वो हुआ B1 प्लस में B2। सो यहाँ पे क्या याद रखनी, यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि मार्केट सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नेक्स्ट हमारा है टाइम पीरियड और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो हमने देखा, जो कहता है प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी बढ़ेगी, और जब प्राइस गिरेगा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी गिरेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर। क्या ये रिस्पॉन्स जो रिलेशनशिप आपको हमेशा ऐसे देखने को मिलेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के टाइम पीरियड्स होते हैं। पहला आपका मार्केट पीरियड जिसको बोलते हैं, जो एक बहुत ही छोटा समय अंतराल है, वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें क्या होता है आपका सप्लाई जो है फिक्स होता है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, सप्लाई मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसको मार्केट में बेचने की इच्छा जाहिर करना। प्रोडक्शन में समय लगता है,
जब बहुत ही छोटा समय अंतराल है, बट छोटा टाइम पीरियड है, उस समय पीरियड में समय के उस पीरियड टाइम पीरियड में प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ा सकते ईजिली, इस प्रोडक्शन टेक्स टाइम। सो इस केस में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है ना वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फिक्स रहता है, उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्शन में समय लगता है। तो इसी को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड के केस में आपका सप्लाई कर्व जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है। जैसे आप देख सकते हैं S1, आपका क्वांटिटी फिक्स है S1 पे, आप प्राइस जो भी कर लीजिए वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर, आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो सप्लाई जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन में समय लगता है। दूसरा आपका होता है शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर क्या होता है, आप अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा पार्शली एडजस्ट कर सकते हैं। फर्म क्या कर सकती है, फर्म शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा सकती है बाय यूजिंग जिसके पास रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। जैसे कि ज़्यादा लेबर को ओवर टाइम वर्क करा के वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो इस केस में आपका क्या होता है कि सप्लाई कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ेगी। जो यहाँ पे S2 कर्व जो है वो वेरी शॉर्ट रन जो सप्लाई का वो रिप्रेजेंट करता है। एक आपका होता है लॉन्ग रन पीरियड, थर्ड वन। इस पीरियड के अंदर आप फुल एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, प्रोड्यूसर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फुल एडजस्टमेंट कर सकता है। इट मीन्स प्रोड्यूसर अपना शॉर्ट फिक्स का फैक्टर प्रोडक्शन के साथ साथ वो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन के साथ साथ फिक्स प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो कैपिटल अपना इंक्रीज कर सकता है लॉन्ग रन के अंदर, अपना वो नया प्लांट या नई फैक्ट्री सेटअप कर सकता है जिससे वो प्रोडक्शन वो और बढ़ा सके। तो लॉन्ग रन के अंदर भी आपका जो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई आपको देखने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस ये है कि शॉर्ट रन के अंदर जितना रिस्पॉन्स या जिस तेज़ी से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका प्रोडक्शन आपका लॉन्ग रन के अंदर देखने को मिलेगा। सो इस वजह से आपका सप्लाई कर्व जो होता है लॉन्ग रन के अंदर वो फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। फ्लैटर शॉर्ट सप्लाई कर्व का मतलब है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टू चेंज इन प्राइस। ये आप अगले जब स्लाइड हम देखेंगे, जब हम प्राइस लास्ट सप्लाई पढ़ेंगे, उसमें आज आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। बट अभी के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर आपका सप्लाई फिक्स होता है, उस केस में आपका सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के केस में आपका सप्लाई बढ़ सकता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, बट शॉर्ट रन के अंदर जो होता है वो लेस रिस्पॉन्सिव होता है सप्लाई जो होता है प्राइस चेंज से। इस वजह से लॉन्ग रन का सप्लाई का ज़्यादा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। ये चीज़ आपको आने स्लाइड्स में बेहतर समझ आएगी। एक टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन प्राइस एंड सप्लाई। इस टर्म पे कई बार एग्जाम में सवाल देखने को मिले हैं इकोनॉमिक्स के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम प्राइस, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ मिनिमम प्राइस जो सेलर विलिंग है टू एक्सेप्ट फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब कि अपने गुड्स को मिनिमम किस प्राइस पे वो बेचने के लिए विलिंग है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। प्रोड्यूसर अपने गुड्स को मिनिमम किस प्राइस पे बेचने के लिए विलिंग है, ऑफर करने के लिए विलिंग है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। सेलर जो है रिजर्वेशन प्राइस सेट करता है अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिजर्वेशन प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। पहला है नीड फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, सेलर अपना रिजर्वेशन प्राइस या मिनिमम प्राइस कि किस प्राइस पे मिनिमम किस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट वो सेल करेगा वो सेट करता है। अगर सेलर को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैश की, तो वो अपने रिजर्वेशन प्राइस को वो कम कर सकता है ताकि वो उसका प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाए और उसको कैश मिल जाए। सो इन केस ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, सेलर में एक्सेप्ट एट द लोअर प्राइजेस। सेलर जो है अपना मिनिमम प्राइस या रिजर्वेशन प्राइस वो कम कर सकता है अगर उसको अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
कि सेलर का जो गुड जो है, जो ऑफर कर रहा है सप्लाई करने के लिए, वो कितने लंबे समय तक टिक सकता है, मतलब कितने लंबे समय तक वो मतलब कितने लंबे समय तक मार्क वो टिक सकता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी कितनी है। पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं जो जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि फल फ्रूट हो गए, साग सब्जी होगी, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। एक बार ये इसकी कटाई हुई मार्केट पहुंचा तो ये लंबे समय तक टिकता नहीं है, जल्दी खराब हो जाता है। सो इस केस में क्या होता है, अगर आपके गुड्स जो है पेरिशेबल है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, उस गुड्स के आप जो रिजर्वेशन प्राइस होता है वो आपको हमेशा कम देखने को मिलता है। वह दूसरा आपका जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, उनका रिजर्वेशन प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल आउट नहीं भी हुआ तो ख़राब नहीं होंगे वो। तो उसका जो मिनिमम प्राइस जो है, जो सेलर जो एक्सेप्ट करता है, कि उम्मीद करता है जो मिले उसको, वो उसका ज़्यादा होता है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन प्राइस क्या होगा। दूसरा आपका है प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर को लगता है, सेलर को लगता है कि उसके गुड्स का प्राइस आने टाइम पे आगे बढ़ने वाला है, तो अपने वो मिनिमम प्राइस या रिजर्वेशन प्राइस होता है गुड्स का, वो बढ़ा देता है या हाई सेट करता है। अगला है स्टोरेज कॉस्ट। अगर गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर करने का कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो उस केस में वो लोअर रिजर्वेशन प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि उसको ज़्यादा खर्चा देना ना पड़े स्टोरेज कॉस्ट के द्वारा माध्यम से। तो ये आपको है मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड सप्लाई। जरा इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम पे आपका सप्लाई कर्व है, एस एस गिवन है, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब हुआ कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑन द सप्लाई कर्व हाउ मेनी यूनिट्स सप्लाई इज विलिंग टू सप्लाई ऑफ ए commodity. For example, price P1, supply is willing to supply Q1 units of commodity X. It means कि प्राइस P1 पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, Q1 है। उसी प्रकार प्राइस P2 पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, Q2 है। अब P3 पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, Q3 है। तो बेसिकली क्वांटिटी सप्लाई का मतलब हुआ कि एट ए पर्टिकुलर प्राइस आप कितनी क्वांटिटी विलिंग है सप्लाई करने के लिए, डेट्स कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। ऑन द अदर हैंड सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंस यहाँ पे हमने 3 प्राइस प्लॉट की हैं, सप्लाई कर्व के ऊपर आपका मल्टीपल पॉइंट्स प्राइस गिवन है, उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाइड करना चाहता है प्रोड्यूसर। जब हम सबको कंसिडरिंग करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व मिलेगा। तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डिफरेंस ये हुआ, क्वांटिटी सप्लाई आपका सिंगल प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है, डेट्स कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई इंडिकेट्स कि एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी हाउ मैनी क्वांटिटी द सप्लाई इज विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, डेट्स कॉल्ड सप्लाई। तो आशा करता हूँ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई के बीच आपका डिफरेंस समझ आ गया होगा। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो है टॉपिक आपका मूवमेंट अलॉन्ग दी सप्लाई का। मूवमेंट अलॉन्ग दी सप्लाई का रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, जब आपके अदर फैक्टर्स होते सप्लाई का कांस्टेंट रखा जाए। फॉर एग्जांपल एक बार आप इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट A1 पे P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ गया, लेट्स से P2 हुआ, P2 होने से क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ के Q2 आ गई। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे मूवमेंट हुआ सेम सप्लाई कर्व के ऊपर की तरफ, A1 से A2 चला गया। वही अगर प्राइस गिर के P1 से P3 आ जाए तो आपकी सप्लाई जो है Q2 से Q1 से Q3 हो जाएगी, और आपकी जो
क्वांटिटी पॉइंट जो आपका जो पॉइंट है A1 से वो A3 पे आ जाएगा। मूवमेंट आपका होगा सेम सप्लाई कर्व के नीचे की तरफ। तो जब भी प्राइस बढ़ने से, गुड्स के खुद का प्राइस बढ़ने से सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्राइस बढ़ने से P1 से P2 गया, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, Q1 से Q2 हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो Q1 से Q2 हो गया, और ये आपका अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शो करता है। जैसे देख सकते हैं आप कि सेम सप्लाई कर्व दैट इज SS पे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। वही अगर प्राइस गिर जाएगा, P1 से P3 हो गया प्राइस, तो उसके कारण क्या हुआ? आपका क्वांटिटी सप्लाई आपका Q1 से Q3 हो गया, जो गिर गया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको हम डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं। तो बेसिकली मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या कहता है? वो कहता है कि क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आएगा जब प्राइस में चेंज आएगा, जब आपके सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाए। या आपको दो टाइप के होते हैं। पहला आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, जिसको हम इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं। वो कहता है कि जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई में जो बढ़ेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये आपका अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है? वो जिसको हम डिक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं, वो कहता है कि जब प्राइस गिरेगा किसी गुड का, तो उसके कारण क्वांटिटी सप्लाई में डिक्रीज होगी, जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का फ्रॉम, फॉर एग्जांपल फॉर पॉइंट A1 टू A3। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या रहा इस स्लाइड से? ये रहा कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में आपका सप्लाई कर्व सेम रहता है, उसमें कोई शिफ्ट देखने नहीं मिलता। आपका सेम सप्लाई कर्व पे आप ऊपर आप मूवमेंट देखो, आप ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी तो अपवर्ड मूवमेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई गिरी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, आप फिर डाउन मूवमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे। अगला टॉपिक सप्लाई कर्व, शिफ्ट वाली सप्लाई कर्व कहता है कि जब गुड्स का प्राइस, गुड्स के खुद का प्राइस आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अदर फैक्टर ऑफ सप्लाई जो है उसमें चेंज होने के कारण आपका जब सप्लाई में चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। और उसके कारण आपका पूरा सप्लाई का शिफ्ट होते हुए आपको दिखेगा। जैसे हमने लास्ट क्लास स्लाइड में देखा था, हमने मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कब पड़ा, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट और सप्लाई कर्व के केस में कि यहाँ पे चेंज आ रहा सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर सप्लाई, जब आप प्राइस ऑफ गुड्स, ओन गुड्स कांस्टेंट रखते हैं। तो दोनों बीच में जो चेंज है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट टू सप्लाई कर्व, उसमें चेंज जो आ रहा है सप्लाई में वो अलग अलग है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के केस में आपका चेंज आ रहा है सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस। शिफ्ट वाली सप्लाई का चेंज में आपको चेंज देखने को मिल रहा है सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल कि प्राइस कांस्टेंट है सप्लाई का, किसी गुड्स का, गुड एक्स का अज्यूम करते हैं, गुड एक्स की बात करते हैं हम। गुड्स एक्स का प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अदर फैक्टर्स जैसे कि टैक्स और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, उस पर चेंज आया। उस पर चेंज आने से सप्लाई चेंज हुई, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, वो आपका रिप्रेजेंट होगा बाय थ्रू शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ पे ध्यान, ये आपकी दो प्रकार की होती है, पहले आपकी इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरी आपकी डिक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपका S1 जो है वो आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। एट प्राइस P आप Q1 क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है उसमें टैक्स कम कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई गुड एक्स की। और आप प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर अब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है एट सेम प्राइस पे, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम प्राइस पे पी में कोई चेंज नहीं आ रहा,
ड्यू टू चेंज अदर फैक्टर्स, जो हमने एज्यूम किया यहाँ पे टैक्स है, टैक्स कम होने के कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया और आपका प्रोडक्शन एट ईच प्राइस ऑफ गुड एक्स आपका बढ़ गया, जिसके कारण आप क्या करेंगे, सप्लाई आपका हर पॉइंट हर प्राइस पे वो बढ़ गया और आपका सप्लाई का शिफ्ट हो गया S1 से S2। सो एट प्राइस P आप इनिशियली A1 पॉइंट पे थे, आप A2 पॉइंट पे आ गए ऑन द न्यू सप्लाई का S2। अब आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सप्लाई का पूरा पूरा शिफ्ट होता है जब भी अदर फैक्टर सप्लाई के में चेंजेस आते हैं। इन द सेम एग्जांपल, अगर मान लो टैक्स बढ़ गया गुड एक्स का टैक्स बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, एट सेम प्राइजेस ऑफ गुड एक्स आप लेस प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा, आपका सप्लाई का शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड और आप A1 से A3 पॉइंट पर आ जाएंगे, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। सो इंक्रीज सप्लाई का मतलब है शिफ्ट ऑफ सप्लाई का राइट वर्ड। इट मीन्स मोर क्वांटिटी सप्लाई विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, जैसे कि P पे आप ज़्यादा सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं। और डिक्रीज सप्लाई का मतलब है सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड और सब प्रोड्यूसर भी सप्लाई लेस एट द सेम प्राइस। फॉर एग्जांपल एट प्राइस P जब टैक्स बढ़ा, क्वांटिटी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, आप S1 से S3 चले गए, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, A1 से A3 पॉइंट पर आ गए और आपकी क्वांटिटी कम सप्लाई हुई एट द सेम प्राइस। तो यह था आपका शिफ्ट ऑफ सप्लाई का, जिसमें दो टाइप के होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज सप्लाई दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और इंक्रीज इन सप्लाई आपका रिप्रेजेंट करता है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसे सेम वे में डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई रिप्रेजेंट करता है द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई रिप्रेजेंट करता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। Next we have price elasticity of supply. ये रिप्रेजेंट करता है, मेजर करता है कि कितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा जब आप जब प्राइस होगा गुड का वो चेंज हो, कीपिंग अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई अनचेंज्ड। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई। ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा गुड का तो क्वांटिटी सप्लाई भी उसका बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिरेगा। जब आप अदर फैक्टर्स जो है अदर फैक्टर्स को रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई किस डायरेक्शन में चेंज होगा जब आपके अदर फैक्टर सप्लाई कांस्टेंट रहेंगे। वही दूसरी तरफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई जो है, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई जो है वो आपको बताता है मैग्नीट्यूड, कि अगर प्राइस बढ़ेगा या प्राइस में चेंज आएगा तो किस अमाउंट से या किस परसेंटेज से आपका क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, वो आपको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई आपका क्या हो गया यहाँ पे, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गया। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि ये शिफ्ट शो करता है, डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन में चेंज होगा आपका सप्लाई व्हेन प्राइस ऑफ दैट गुड विल चेंज। वही दूसरा प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई रिप्रेजेंट शो करता है कि किस मैग्नीट्यूड से चेंज होगा। इट मीन्स जब प्राइस चेंज होगा तो उससे क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो बताता है कि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई बताता है। इस वजह से आपका ये आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव
स्टेटमेंट। और लॉ ऑफ सप्लाई आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। सो प्राइस लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आएगा जब आपका प्राइस चेंज होगा कॉमोडिटी का, बाई की व्हेन वी कीप अदर फैक्टर सप्लाई कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई एस से। ये हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। ई एस जो होता है दैट इज प्राइस रिलेटिव सप्लाई, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो शो करता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ई एस दैट इज प्राइस रिलेटिव सप्लाई की रेंज जो होती है वो होती है 0 टू इन्फिनिटी। प्राइस इलास्टिक सप्लाई आपका 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। सप्लाई को 5 डिग्रीज में बांटा गया है। पहला आपका है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें आपके ई एस की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। किसी भी सप्लाई को इलास्टिक तब बोला जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक तब बोला जाएगा जब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज देखने को ना मिले। ये तब पॉसिबल है जब आपका सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो। आप देख सकते हैं इस सप्लाई कर्व पे, जब आपका सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है उस केस में प्राइस में कोई भी चेंज आए आपकी सप्लाई आपकी फिक्स रहती है। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट हो, जब बहुत ही छोटे समय अंतराल में प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता, कि प्रोडक्शन को किसी गुड्स के प्रोडक्शन में समय लगता है। तो समय अंतराल बहुत छोटा है, उसमें अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इस केस में आपका जो सप्लाई का वर्टिकल होता है। सो इस केस में क्या होता है, सप्लाई जो है इन रिस्पॉन्सिव होती है, इन रिस्पॉन्सिव होती है टू चेंज इन प्राइस। कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलता प्राइस सप्लाई में जब आपका प्राइस चेंज होता है इस केस में। इस केस में आपका सप्लाई कब होता है, वर्टिकल होता है। और ई एस की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। ई एस की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में देखा हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, 0 है। प्राइस में कोई भी चेंज हो तो 0 बाय समथिंग 0, तो यहाँ पे ई एस की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। अगला आपका है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इस केस में ई एस की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। सप्लाई, किसी भी गुड्स सप्लाई को इलास्टिक तब बोलेंगे जब एक छोटा सा चेंज आने से प्राइस में, या कोई भी चेंज ना हो प्राइस में, तब भी आपका सप्लाई में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। इस केस में आपका ई एस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका सप्लाई का आपको हॉरिजॉन्टल हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब प्राइस पी है, एट प्राइस पी सप्लायर विलिंग एनी अमाउंट ऑफ गुड एक्स, एक देख सकते हैं। अगर जैसे ही प्राइस पी से घट के हल्का से नीचे कम हुआ, वैसे सप्लाई इसकी 0 हो जाएगी। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हल्का से प्राइस में चेंज आने से आपकी सप्लाई में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ई एस में क्या, ई एस का फॉर्मूला जो हुआ आपका, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। प्राइस में हल्का चेंज, मतलब मान लो कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जीरो अप्रॉक्स 0 चेंज हुआ, काफ़ी स्मॉल अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे सप्लाई में चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आती है। लेस इन इलास्टिक सप्लाई, जिसमें ई एस की वैल्यू लेसन 1 आती है। सप्लाई इलास्टिक कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई छोटा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसमें वैल्यू इसकी लेस देन 1 होती है ई एस की। कोई भी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व जो एक्स एक्सिस को कट करता है, उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इलास्टिसिटी आपका सप्लाई कर्व के ऊपर हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। बट अगर कोई सप्लाई कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है,
वो सप्लाई कर्व का इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट पे इन इलास्टिक होगा, बट वो सेम नहीं होगा, बट वो लेस देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ पे देख सकते हैं सप्लाई कर्व S6, दिस वन, ये आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इस सप्लाई कर्व का हर पॉइंट पे इलास्टिक सप्लाई जो है वो लेस देन 1 होगा, बट हर पॉइंट पे वो चेंज होता रहेगा, बट वो लेस देन 1 ही रहेगा। वही अगला हमारा है इलास्टिक सप्लाई, जिसमें ES वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सप्लाई को इलास्टिक तब बोला जाएगा जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इस केस में ES वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। कोई भी सप्लाई कर्व, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, हम स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व की बात करेंगे, जब सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन होती है और वो वाई एक्सिस को कट करती है, तो उस सप्लाई कर्व की जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक होती है। इट मीन्स सप्लाई कर्व जो वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है उसकी सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी जो है इलास्टिक है हर एक पॉइंट पे। इट मीन्स उसका ES की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है हर एक पॉइंट पे। बट एक बार यहाँ पे फिर से ध्यान रखिएगा, सप्लाई आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई जो है हर पॉइंट पे सप्लाई कर्व पे कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होगी, बट वो हमेशा वो इलास्टिक रहेगी जब भी आपका सप्लाई का वाई एक्सिस को कट करेगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, सप्लाई कर्व S5 ये आपका वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कट कर रहा है। तो सप्लाई कर्व S5 की इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिक है हर एक प्राइस पॉइंट पे, बट वो सेम नहीं है हर एक पॉइंट पे। तो ये था आपका इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट आपका है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसमें ES की वैल्यू होती है इक्वल टू 1 होती है। सप्लाई का कोई यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कब बोलेंगे, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें ES की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है। जब भी आपका स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास करेगा उसकी सप्लाई कर्व उस सप्लाई कर्व की जो इलास्टिसिटी है हर पॉइंट पे वो इक्वल टू 1 होगी। फॉर एग्जांपल आपका दो सप्लाई कर्व है, एक ये S1 S2, दोनों आपका पास कर रहा है ओरिजिन से, तो दोनों सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट पे वो इलास्टिक डेट इज इक्वल टू 1 है, बट दोनों का स्लोप जो है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली जब भी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से पास ऑन करेगा उसकी इलास्टिसिटी हर एक प्राइस पे इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिक सप्लाई को मेजर करने के दो मेथड होते हैं। पहला आपका परसेंटेज मेथड, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज, और प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। इससे प्राइस इलास्टिक मेजर किया जाता है बाय रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला आपका हो गया दिस वन, ES इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को लिख सकते हैं हम डेल्टा Q बाई Q इंटू 100। परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस को लिख सकते हैं हम डेल्टा P बाई P इक्वल टू इंटू 100। 100 कट गया, हमारे पास क्या बचा डेल्टा Q बाई Q डिवाइड बाई डेल्टा P बाई P। इसको रीअरेंज करेंगे डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P, देन वी विल गेट डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। सो हमारे पास प्राइस इलास्टिक सप्लाई का दूसरा फॉर्मूला आया, डेट इज ES इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। यहाँ पे डेल्टा Q रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा P रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस, P जो है P का रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल प्राइस, और Q यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। अगर ES की वैल्यू 0 है तो आपका सॉरी यहाँ पे सप्लाई आएगा, तो आपका सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक है। जब आपका ES इक्वल टू 1 है पर सप्लाई आपका यूनिटी इलास्टिक है। ES इक्वल टू इन्फिनिटी है परफेक्टली इलास्टिक, लेस देन 1 इलास्टिक, ग्रेटर 1 इलास्टिक। अगला हमारा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम एक सप्लाई कर्व के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सप्लाई उसकी इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग।
फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मैं सप्लाई कर्व है, अब मुझे पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम इस मेथड से। अकॉर्डिंग ज्योमेट्री मेथड ईएस का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। It is a distance between the x-axis intercept of the supply curve and the quantity supplied at that point. We are measuring price elasticity of supply. For example, ये हमारा सप्लाई कर्व है S1, मैं पॉइंट ए पे प्राइस इलास्टिक सप्लाई निकालना चाहता हूँ। तो S1 का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हुआ, वो हो गया ये, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से। अब मुझे निकालना है पॉइंट ए पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पॉइंट ए पे कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है, लेट्स से x1 सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व दैट इज एक्स and quantity supplied at that price at which we are measuring price left supply, that is x1. The difference between x and x1 will called horizontal segment। और डिवाइडेड बाई क्या हमारा क्या क्वांटिटी सप्लाई, डिवाइड बाई क्वांटिटी सप्लाई, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है पॉइंट ए पे, उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये ग्राफ पे भी देख सकते हैं आप, सप्लाई कर्व एस था, उसका इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए है, हमको पॉइंट के पे निकालना है इलास्टिसिटी, के पे क्वांटिटी सप्लाई बी है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज ए बी, और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है एट पॉइंट के, जिस को इलास्टिसिटी हमको फाइंड करना है, वो हमारा है ओ बी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज इस केस में ए बी डिवाइड बाय ओ बी। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट लेस देन क्वांटिटी सप्लाई है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, ये आपका फॉर्मूला है, आपका एच एस छोटा है क्यू एस से, तो आपका ई एस क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। जब आपका एच एस बड़ा है क्यू एस से, तो आपका ई एस क्या आएगा, ग्रेटर 1 आएगा। जब आपका दोनों बराबर है, तो आपका ई एस क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें एक ट्रिक और है, जब भी आपका सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ज़्यादा अभी हमने जस्ट पिछले कुछ स्लाइड्स पहले हमने देखा उसको। जब उसका ई एस सप्लाई कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, तो इसका ई एस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। जब वो ओरिजिन से पास करेगा, तो उसका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और ये तो बात थी लीनियर सप्लाई कर्व की, जब आपका सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन हो। अगर आपका सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन ना हो के कर्व हो, नॉन लीनियर हो, उस केस में इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो देख लेते हैं। लेट्स से कि ये मेरा सप्लाई कर्व है जो नॉन लीनियर है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। अब मुझे पॉइंट ए पे निकालना है कि इलास्टिसिटी कितनी होगी इस सप्लाई कर्व पे, पॉइंट ए पे। उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा उस पॉइंट के टेंजेंट, पॉइंट ए के टेंजेंट, और उसको एक्सटेंड कर दूंगा एक्सिस तक, एक्स एक्सिस तक। और उसके बाद मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा टू फाइंड द इलास्टिसिटी सप्लाई एट दैट पॉइंट इन द केस ऑफ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि जब प्राइस चेंज हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स
उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई कैसे चेंज हो रही है। अगर प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई। उसी प्रकार जब प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में जो चेंज है या सप्लाई में रिस्पॉन्स जो है वो कम देखने को मिल रहा है, चेंज कम देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनलास्टिक सप्लाई। हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिक सप्लाई को। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या है, सप्लायर अपना प्रोडक्शन ईजिली बढ़ा सकता है, सप्लाई ईजिली बढ़ा सकता है विदाउट मेजर कॉस्ट राइज। तो इस केस में क्या है, सप्लाई आपकी इलास्टिक होगी। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ा बट कॉस्ट में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, कॉस्ट भी बढ़ा बट ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा। सो इस केस में क्या है, सप्लायर का या प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है। सो जब भी ऐसा कोई गुड है जिसका प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, उस केस में अगर उसका प्राइस में हल्का भी चेंज आएगा तो उसकी सप्लाई ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे ज़्यादा है। इस वजह से इसकी सप्लाई यहाँ पे इलास्टिक देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे किसी गुड का, तो उस गुड का सप्लाई आपका इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर उस केस में अगर प्रॉफिट मार्जिन आपको कम है। दूसरा आपका है टाइम फैक्टर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, सप्लाई आपका इलास्टिक होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। इट मीन्स शॉर्ट टर्म के अंदर आप प्रोडक्शन को ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपका प्राइस में चेंज हो भी रहा है तो। उसी प्रकार लॉन्ग रन के अंदर का सप्लाई जो होता है ज़्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आपके पास सहूलियत होती है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप अपना प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। इस वजह से लॉन्ग रन के अंदर का प्राइस सप्लाई जो इलास्टिक होता है ज़्यादा, और शॉर्ट रन के अंदर आपको सप्लाई जो है रिलेटिवली आप इन इलास्टिक देखने को मिलता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी तीसरा फैक्टर है। अगर आपका गुड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरेबल है, उसकी सप्लाई आपकी इलास्टिक होती है। इट मीन्स आप अगर उस गुड का प्राइस, फॉर एग्जांपल टीवी या फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं या फ्रिज ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वो अगर ड्यूरेबल गुड है, अगर उस गुड का प्राइस कम हो गया तो आप क्या करेंगे, आप कम प्राइस पे आप ज़्यादा सेल अपनी कम आ, आप कम प्राइस पे आप अपनी जो सेल है वो कम कर देंगे, क्योंकि आप उस गुड्स को स्टोर कर सकते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ेगा आप उसको बेच देंगे। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, आपका सप्लाई जो है वो इलास्टिक है जब आपका गुड्स ड्यूरेबल है। वही दूसरा आपका जो सप्लाई जो होता है पेरिशेबल गुड्स का, वो गुड्स का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। उन गुड्स का केस में सप्लाई आपकी इनलास्टिक होती है। अगर प्राइस आपको चेंज हो भी गया, उस केस में प्राइस लेट से डिक्रीज हो भी गया, लेकिन उस केस में आप ज़्यादा सप्लाई आप डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेल आउट करना है, ताकि क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते उस गुड्स को, पेरिशेबल गुड्स को। इस केस में आपका सप्लाई क्या होता है, इनलास्टिक होता है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट। अगर आपका फैसिलिटी है, आप अपना आउटपुट आराम से बढ़ा सकते हैं, उस केस में क्या होता है, सप्लाई आपका इलास्टिक होगा, क्योंकि आप आसानी से अपना सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन वो सहूलियत नहीं है कि जिससे आप अपना प्रोडक्शन आसानी से बढ़ा सके या चेंज कर सकते हैं, उस केस में आपका सप्लाई क्या होता है, इलास्टिक होता है। नेचर ऑफ इनपुट्स। अगर आपके जो इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर वो आपको ईजिली मिल जा रहे हैं, तो उस केस में आपका सप्लाई इलास्टिक है। उस केस में आप इजीली मिल रहे हैं आपके इनपुट्स, आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आपका प्राइस का रिस्पॉन्स होगा क्वांटिटी सप्लाई पे वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही आपका जो सब इनपुट है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, उसके सप्लाई आपका इलास्टिक होता है। अगला है नेचर ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन टेक्निक आपकी कॉम्प्लेक्स है, उस केस में आपका सप्लाई इलास्टिक है। अगर आपका प्रोडक्शन टेक्निक आपका सिंपल है तो सप्लाई आपका इलास्टिक है। अगला है फैक्टर मोबिलिटी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है, वो ईजिली शिफ्ट हो सकते हैं एक प्रोडक्शन दूसरे गुड्स के अंदर, तो आपका सप्लाई आपका इलास्टिक है। अगर नहीं है ऐसा तो आपका सप्लाई इलास्टिक है। रिस्क टेकिंग अगला फैक्टर है। अगर प्रोड्यूसर विलिंग है रिस्क लेने के लिए,
तो सप्लाई आपका इलास्टिक है। प्रोड्यूसर विलिंग नहीं है तो आपका सप्लाई इलास्टिक है। अगला है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर आपका प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे उसके गुड्स के, तो वो अपनी आज की डिमांड वो कम कर सप्लाई कम कर देगा, जिससे कारण आपकी सप्लाई जो है गुड की वो लेस इलास्टिक होगी करंट पीरियड में। अगर उसको लगता है फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो वो अपनी आज की सप्लाई वो बढ़ा देगा। करंट सप्लाई आपकी सप्लाई यहाँ पे क्या इलास्टिक देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो सप्लाई को प्राइस सप्लाई को वो इम्पैक्ट करते हैं। और इस टेबल में आपको सारे फैक्टर्स और इम्पैक्ट उनका जो इम्पैक्ट है प्राइस इलास्टिसिटी पे वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जहाँ हमने देखा सप्लाई हमने पढ़ा, सप्लाई साथ ही साथ प्राइस और सप्लाई भी हमने कवर कर लिया। तो इस चैप्टर के बेसिस पे इस लेक्चर बेसिस पे लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक बार हम उसको भी इनकाउंटर देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है इफ सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक है, उस केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा? उस केस में आपका सप्लाई कर्व क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक केस में सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल होता है। तो ऑप्शन ए, इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक है, ई एस की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 है। इट मीन्स प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कब पॉसिबल जाएगा? सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल होगा। अगला है ड्यू टू विच आर फॉलोइंग द रीजन द चेंज इन सप्लाई ऑफ ए गुड अलॉन्ग विद द सेम सप्लाई कर्व में अकर। ये क्या रहा है? नीचे दिए गए कारणों में से वो कौन सा कारण है जिसके वजह से आपका सप्लाई कर्व के अलॉन्ग मूवमेंट होता है? लेट्स से आपका ये सप्लाई कर्व है एस, आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव कर रहे हैं। मान लो आप पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो वो किस वजह से होता है? ये आपको तब पॉसिबल है जब आपका प्राइस गुड के खुद के प्राइस में चेंज हो। जब भी गुड्स के खुद के प्राइस चेंज होता है तब आपको मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप अपवर्ड मूवमेंट करेंगे सप्लाई कर्व के ऊपर या डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे सप्लाई कर्व के ऊपर। यह कब पॉसिबल है? जब आपका सप्लाई जब आपका प्राइस गुड का खुद चेंज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, डेट इज ओनली ए। चेंज इन प्राइस और रिलेटेड गुड्स, इसके कारण आपका सप्लाई का शिफ्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगा सप्लाई कर्व में। तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, डेट इज ओनली ए 1। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन सप्लाई का मतलब है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये कब पॉसिबल आपका? जब आपका प्राइस बढ़ेगा, जिसके कारण क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है। तो एक्सपेंशन सप्लाई का सिचुएशन है जब प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट इंक्रीज प्राइस। एक्सपेंशन सप्लाई का मतलब है प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी, लार्जर क्वांटिटी एट इंक्रीज प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट मे कॉज लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ सप्लाई का। सप्लाई का में शिफ्ट कब पॉसिबल है? जब आपका प्राइस आपका कांस्टेंट रहे गुड के खुद का, बट अदर फैक्टर्स के कारण, अदर फैक्टर्स में चेंज के कारण आपका पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए। तो ये सप्लाई का लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट कब पॉसिबल है? द इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड कॉमोडिटी। किसी गुड्स के ऊपर टैक्स लग गया, उससे क्या हुआ? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका बढ़ गया और हर एक प्राइस पे जो सप्लाई जो उसकी कम होगी। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ सप्लाई का। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो उससे सप्लाई बढ़ेगी, तो ये इससे राइट फर्स्ट शिफ्ट होगा। ये गलत है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है, उससे भी राइट फर्स्ट शिफ्ट होगा सप्लाई का, तो ये भी गलत है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, इससे भी आपका सप्लाई का राइट फर्स्ट शिफ्ट होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ गुड विल बी लेस इफ। सप्लाई
कि इलास्टिसिटी, सप्लाई ऑफ गुड की इलास्टिसिटी कम कब होगी। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, सप्लाई आपका इलास्टिक होता है क्योंकि प्रोडक्शन में आप इजीली चेंज कर सकते हैं, तो आपका सप्लाई क्या हो गया, इलास्टिक हुआ। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और अवेलेबल टू कंज्यूमर, ये आपका फैक्टर ही नहीं है सप्लाई इलास्टिक सप्लाई का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ ईजी फॉर फर्म टू एंटर इन इंडस्ट्री, अगर फर्म्स ईजिली एंटर कर सकती है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के अंदर, तो उस केस में वो ईजिली सप्लाई बढ़ सकती है किसी भी गुड की, तो उस केस में आपका सप्लाई कर्व क्या हुआ, सप्लाई जो हुआ इलास्टिक हुआ। तो ये भी आंसर ऑप्शन गलत है। देयर इज अ लिटिल स्पेयर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी नहीं है, किसी गुड की इंडस्ट्री है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो और लोग और फर्म्स को ऑब्जर्व या समा सके। तो उस केस में क्या है कि सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी अगर प्राइस में चेंज आ भी रहा है, तो इसके द्वारा इस केस में आपकी सप्लाई की जो होगी इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड ए, नीचे में दिए गए में से कौन सा डिटरमिनेंट नहीं है सप्लाई का। पहला है प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट इज डिटरमिनेंट सप्लाई, ये है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये भी है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड। टेक्नोलॉजी भी है। कंज्यूमर इनकम जो डिटरमिनेंट है आपका डिमांड का है, सप्लाई का नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राइस जो है वो 50 से 60 हो गया, तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, 10 का। क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 1000 से 1200 हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या हुआ यहाँ पे, 200 हुआ, 200 चेंज आ रहा है। ओरिजिनल प्राइस क्या है 50, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 1000। फॉर्मूला क्या है ES का, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी डिवाइड पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू यहाँ पे आपका है 200 से चेंज आ रहा है। डेल्टा पी क्या है 10। पी यहाँ पे क्या है, पी आपका यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे है 50। और क्यू क्या है, क्यू आपका है ओरिजिनल क्वांटिटी है, सप्लाई है, डेट इज 1000। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से ये गया, तो आ गया 10/10, डेट इज़ 1। इसका आंसर क्या हुआ, 1। तो ये 7 क्वेश्चन थे जो आपके पिछले 3-4 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं 3-4 बार PGT का, उसमें सप्लाई इस टॉपिक से बेसिक 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो विच इंडिकेट्स कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।